तो आज का टॉपिक है संधि। संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग, ठीक है। यानी कि कोई ऐसे वर्ण दो ऐसे वर्ण, ठीक है, जिनको मिलाकर के हम एक नया शब्द बनाते हैं। उसको हम संधि कहते हैं, ठीक है। यस, जिसमें नया शब्द बनता है या किसी शब्द में जो है दो शब्दों के मेल के बाद जो है विकार या परिवर्तन होता है, तो उसको हम संधि कहते हैं, ठीक है। ये तो है संधि। एक टर्म होती है संधि विच्छेद। आपने बचपन से ये टर्म्स जो है पढ़ रखी हैं, ठीक है। संधि विच्छेद का मतलब होता है, विच्छेद का मतलब ये होता है अलग करना, ठीक है, तोड़ देना किसी चीज को या अलग कर देना। तो संधि विच्छेद का मतलब हुआ कि जो आपकी संधि बनी हुई है, दो वर्णों को मिलकर के जो शब्द बना हुआ है उसको तोड़ना, ठीक है। अब आता है कि संधि के भेद कितने हैं। संधि के भेद की अगर हम बात करते हैं तो तीन इसके भेद हैं, ठीक है। मेन जो है वो इसके तीन भेद हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन या फिर हल संधि, थर्ड है आपका विसर्ग संधि। तो इसमें दो जो है वो तो चलो सभी को पता चल ही जाता है, व्यंजन और विसर्ग का, ठीक है। व्यंजन और विसर्ग का जो है वो सभी को पता चल ही जाता है। एक स्वर संधि ऐसी है जिसके आगे 5 पार्ट है, ठीक है, 5 भाग हैं, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है और ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो इसी से आता है। स्वर संधि के 5 भागों में से एक आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है। और अभी ना मैंने अपलोड नहीं की है वो वीडियोस, ठीक है। रात को 11 बजे जो है फ्री हुई थी, डिनर करते करते जो है ऐसे 12 बज जाते हैं, फिर पता नहीं चलता टाइम का और फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। और सुबह उठते ही पहले 7 बजे क्लास होती है, तो अभी करूंगी इस क्लास के बाद, ठीक है। वो भी अभी अगर वाईफाई का जो है इंटरनेट आ जाता है तभी कर पाऊंगी। अभी तभी बोलती हूँ कि लाइव ही लगवा लिया करो साथ में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई ऐसा जिसको यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो कि संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, या कितने भेद हैं इसके? चलिए तो देखते हैं संधि, स्वर संधि देखते हैं पहले, ठीक है। स्वर संधि के भेद जो है वो कितने हैं? 5, ठीक है। पहले स्वर संधि होती क्या है? स्वर संधि मतलब है कि दो स्वरों से मेल से होने वाला परिवर्तन। पहली बात तो जो स्वर संधि होगी वो किससे बनी होगी? स्वरों से। तो स्वर आपको पता है, स्वर वर्णमाला में हमने देखा था, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। स्वर थे आपके 11, जिसमें अ आ ई उ री ए ई उ ओ, ठीक है। व्यंजन थे आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ संयुक्त व्यंजन एक्सेट्रा, ठीक है। वो थे आपके व्यंजन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वर संधि की, तो मतलब स्वरों से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो जब भी दो स्वर आपस में मिलके जो है एक नया शब्द बनाते हैं या किसी शब्द में जो परिवर्तन ला देते हैं, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब इसके 5 भाग होते हैं, आगे इसके 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है दीर्घ संधि, सेकंड है गुण संधि, थर्ड है वृद्धि संधि, फिर है यण संधि, देन नेक्स्ट है अयादि संधि, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ज्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आ जाते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जैसे इस तरह से लिखा हो, भानु प्लस उदय का संधि बनाओ, ठीक है। तो इस तरह का तो बहुत ही कम आता है। या फिर ऐसे लिखा हो भानुदय की संधि क्या, संधि विच्छेद क्या होगा, सॉरी,
तो भानुदे की जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो इस तरह का जो है बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। यहाँ से आ जाते हैं कि इनमें से बताओ कि कौन सी संधि है ये। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सभी ने? पार्ट्स कितने हुए इसके? पार्ट्स लिख लिए सभी ने? फर्स्ट है आपकी धीरक संधि। धीरक संधि का मतलब होता है, अच्छा अब आपको याद होगा कि मैंने आपको ह्रस्व और दीर्घ बताए थे, ठीक है, याद है? ह्रस्व, ह्रस्व स्वर बताए थे, दीर्घ स्वर बताए थे और प्लुत स्वर बताए थे वर्णमाला में पहले क्लास में। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब जब भी आपके कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ, ठीक है, इन दोनों में से जब भी आपकी कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर जो है आते हैं और उसके बाद भी जो है अगर आपके ह्रस्व या दीर्घ ही आते हैं, तब आपकी जो है क्या बनती है, दीर्घ संधि बनती है। कैसे हो जाता है? ह्रस्व और दीर्घ में से मतलब यहाँ पे है कि अगर आपके ह्रस्व दीर्घ में से, जैसे ये आ रहा है आपका अ, ई, उ, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वाले में भी आपके जो है अ, ई ही आए, तो इनको प्लस करने के बाद क्या बन जाता है? आ, ई, उ हो जाता है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी आपको कि कैसे। देखो, कौन कौन से कॉम्बिनेशन से आ बनता है, कौन से कॉम्बिनेशन से ई बनता है, कौन से कॉम्बिनेशन से उ बनता है। पहली बात तो यहाँ पे याद रखना है कि हम कर रहे हैं ये स्वर संधि, स्वर संधि का पाठ कर रहे हैं, तो मतलब इधर भी स्वर ही है और इधर भी स्वर ही है आपके। ठीक है, जब आप अ और अ को प्लस करते हैं, अ और अ प्लस होता है तो आ बन जाता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि आ कैसे कैसे बनता है। फिर अ और आ को अगर प्लस करेंगे तब भी आपका आ ही बनता है। इसके बाद अगर आप आ प्लस अ करेंगे तब भी आपका आ बनेगा, बात एक ही है। ठीक है, या फिर आ प्लस आ करो तब भी आपका आ ही बनेगा। इसका मतलब है, जैसे मान लो आपको लिखा है सत्य जमा अर्थ, ठीक है, सत्य जमा अर्थ। अब इसका जो है आपने संधि बतानी है। सत्य में क्या देखेंगे? पहले आपको वहां पे लिख रखा है सत्य, य में क्या आ रहा है आपका? अ आ रहा है, और नेक्स्ट वाला जो है वो भी आपका अ है। इस वाले शब्द में जो है आप लास्ट का देखेंगे और इस वाले में प्लस के बाद जो है आप फर्स्ट वाला देखेंगे। ठीक है, तो क्या है? अ और अ, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? आ बन जाता है। तो क्या हो जाएगा ये? सत्यार्थ। ठीक है, आ हो गया, सत्यार्थ हो गया। समझ आया कैसे किया? हाँ, देवालय भी हो सकता है, देव और आलय भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? नहीं, देव और आलय कैसे? हाँ, देव, देव और आलय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देवालय। समझ आ गया सभी को कि क्या किया? तो ये दीर्घ संधि जिसमें आ जो है वो इन कॉम्बिनेशन से बनता है। इसके बाद है ई, तो ई का जो कॉम्बिनेशन रहते हैं, किसी की वीडियो ऑन है, ऑफ करो इसको। कौन है जिसकी वीडियो ऑन है? कोई तो है, निशा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकंड, फिर से कर दी ऑन। चलो, सेकंड जो है ई है। ई को जो है कैसे बनता है? ई प्लस ई करेंगे तब आपका ई होता है, फिर ई प्लस ई होगा तब भी ई है, फिर ई प्लस ई ये वाला होगा तब भी ई बनेगा, और दोनों अगर बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो रही है तब भी आपका ई ही बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इनका, मान लो हरीश है,
तो क्या हो जाएगा, हरी जमा ईश हुआ। ठीक है, तो हरी में जो है हम क्या देखेंगे, लास्ट वाला, तो री की जो है मात्रा आ रही है, मतलब छोटी ई आ रहा है, और आगे नेक्स्ट फर्स्ट वाला देखेंगे तो उसमें आ रहा है बड़ा ई। तो जब छोटा ई प्लस बड़ा ई प्लस होता है तो दोनों ही स्वर, ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका, तो आपका बड़े ही बन जाता है। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है आपको ये वाला? हाँ, रवि और इंद्र भी हो सकता है, रविंद्र हो सकता है, महेंद्र हो सकता है, नदीश हो सकता है। इसके बाद है ऊ बनाने के लिए, तो ऊ के लिए क्या होता है, ऊ प्लस ऊ होगा तो आपका बड़ा ऊ बन जाएगा। ऊ प्लस ऊ होगा, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं इसको इजिली, तब भी आपका ऊ ही होगा। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भानु जमा उदय, ठीक है, भानु और उदय। तो भानु में जो है हम लास्ट वाला देखेंगे, छोटा ऊ है, और इसमें ये वाला देखेंगे फर्स्ट, तो ये भी आपका छोटा ऊ है, तो ऊ प्लस हो जाता है बड़े ऊ में। तो क्या हो जाएगा ये, जब आप लिखेंगे तो भानु जो है न को जो है बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, भानुदय। क्लियर है सभी को दीर्घ संधि? स्वरों के आपस के मेल को जो है हम दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। दोनों साइड स्वर ही होते हैं, इधर भी और इधर भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गुण संधि। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, अ या फिर आ के बाद जो है प्लस में जो है आगे ई, ई, उ, उ, री अगर आए तो क्या बन जाता है, ये चेंज हो जाता है ए, ओ और अर में, ठीक है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर अ का कॉम्बिनेशन इन सब के साथ बन रहा है, ठीक है, इनके साथ अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है अ का, तो आपका जो है, देखिए, अ का कॉम्बिनेशन अगर ई के साथ है, इन दोनों में से ई के साथ है, तब आपका बन जाता है ए, ठीक है। और अगर आ का कॉम्बिनेशन जो है आपका ऊ के साथ है, इस आ का कॉम्बिनेशन अगर आपके इन ऊ के साथ है तो बन जाता है आपका और अगर अ और आ का कॉम्बिनेशन री के साथ है तो बन जाता है आपका अर, ठीक है। अ प्लस ई ए, अ प्लस बड़ी ई भी ए, ठीक है। आ प्लस ई तब भी ए, और आ प्लस ई तब भी ए, ठीक है। इसके बाद ओ के लिए क्या है, अ प्लस उ आपका ओ, आ प्लस उ भी आपका ओ, ठीक है। मतलब अ जो है अगर ई के साथ बन रहा है, मतलब इनके साथ जो है, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, कि अगर ई उ के साथ अगर अ लग रहा है आपका, ठीक है, तब क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और अगर ई उ के साथ जो है आपका आ कंबाइंड हो रहा है, तब आपका बन जाएगा ओ, ठीक है। और इसके बाद बचा री, री के साथ अ हो चाहे आ कंबाइंड हो तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। पता चल गया कैसे बनेगा, पता चला कैसे बनेंगे? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धि संधि। थर्ड है आपकी वृद्धि संधि। हाँ, ठीक था एग्जाम्पल। वृद्धि संधि में क्या होता है, आपके अ
आ के बाद अगर ए, ऐ या फिर ओ, औ आते हैं तो इनके स्थान पर जो है क्या हो जाता है, चेंज जब ये होता है तो क्या हो जाता है, ए और औ बन जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इसको देखें, जब भी आपके अ कंबाइंड हो रहा होता है इन सबके साथ तो बन जाता है ए, और अगर इन सबके साथ जो है आ कंबाइंड हो तो बन जाता है औ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैं बता रही हूँ, अगर इनके साथ आ कंबाइंड हो तब औ और अ कंबाइंड हो तो ए बन जाता है। जैसे देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, महा जमा ओज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका लास्ट क्या है, महा, मतलब आ है, फिर क्या है आगे, ओ है। ठीक है, तो हमने कहा कि जब भी आ के साथ इनमें से कोई कनेक्ट हो रहा तो क्या बन जाता, औ बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, महोज। ठीक है, क्लियर है वृद्धि संधि सभी को? हाँ, सदैव भी ठीक है, सर्वदेव, सर्वदेव भी हो सकता है, सर्वदेव। इस तरह से ज्यादा इजी है ना, कि अगर अ कंबाइंड हो गए इनके साथ तो ये हो जाएगा, इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी यण संधि। यण संधि कि जब भी आपका ई, ई, उ, उ या री के बाद कोई भी स्वर आता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप में कोई भी स्वर आता है तो आपका क्या हो जाता है, य, ब, अर, तीन चीजें हो जाती है। ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर आए तो उनके बाद जो आपको कहते हैं य, ब, अर हो जाता है। जैसे मान लो ई प्लस अ आ रहा है तो य हो जाएगा। ठीक है, ई और प्लस आ रहा है तो आपका जो है या हो जाएगा। ई प्लस ऊ आ रहा है तो ऊ हो जाएगा, यू ओ भी लग जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नदी जमा अर्पण, नदी में जो है क्या है, ई है, बड़ा ई। ठीक है, मतलब ये वाला, और फिर क्या है, अ है। तो हमने कहा जब भी ई और अ आएगा, ई और अ आएगा तो क्या हो जाता है, य हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नदी जमा अर्पण क्या हो जाएगा आपका, नद्यर्पण, नद्यर्पण। ठीक है, य बन गया नद्य, नद्य हो गया। हाँ ठीक है, तो ये आपकी यण संधि। क्लियर है यण संधि सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि की अगर हम बात करें, जब भी आपका ए, ऐ, ओ, औ के बाद अन्य स्वर आए और उनके स्थान पर जो है क्या हो जाता है, अ, आय, औ, आब। ठीक है, ये सब चीजें हो जाती हैं। जैसे मान लो ए प्लस अ आ रहा है तो आपका जो है आय हो जाएगा, फिर जो है, सॉरी आई नहीं, अय होगा। ठीक है, क्या होगा, अय होगा। फिर ए प्लस अ आ रहा है तो आपका जो है आई भी हो सकता है, आई ही होगा। ठीक है, आई ही होगा क्योंकि बड़ी ए आ रही है। फिर है ओ प्लस अगर अ आ रहा है तो अब हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जब भी ये कंबाइंड होते हैं तो चीजें जो है इस तरह से बनती है। ज्यादातर क्वेश्चन आता है वृद्धि गुण से आ जाता है, आय आदि से तो बहुत ही कम होता है कि आए,
लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इन 5 में से आ जाएगा एक आध। या तो फिर अगर बहुत ही ज्यादा सिंपल डालते हैं तो फिर आ जाएगा कि बताओ ये कौन सी, इसकी संधि विच्छेद क्या होती है। ठीक है, आपको लिख दिया है, जैसे मान लो आपको लिख दिया गया है सचरित्र लिखा है, सचरित्र लिखा है और पूछा है कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगा। ऐसे लिख दिया है, सच जमा चरित्र, सेकंड ऑप्शन स जमा चरित्र, सा जमा चरित्र, फोर्थ है सच जमा चरित्र। बताओ क्या है, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका आंसर बताओ कि क्या होगा। हाँ, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, सच जमा चरित्र होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो मतलब बहुत ही कॉमन टाइप का है ये, अगर ऐसा कुछ आता है तो। लेकिन जो 5 बताए हैं अभी उनमें से आ जाएगा। इसके बाद है आपकी व्यंजन या हल संधि। तो व्यंजन और हल संधि के लिए ना सिंपल सा याद रखो, कोई ज्यादा टफ इसमें, बेस्ट बहुत से रूल है लेकिन आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो व्यंजन संधि में जब भी आपको व्यंजन दिखे, जैसे मान लो सत जमा जन लिखा है, ठीक है, तो इसमें जो है उन्होंने पूछा है कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, सत त है, तो जो है आपका व्यंजन है, आगे भी क्या है, जो भी आपका व्यंजन है, दोनों क्या है, व्यंजन है, मतलब आपकी जो है ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, दोनों चीजें देखेंगे, अगर दोनों ही व्यंजन है तो मतलब आपकी व्यंजन संधि है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपके मन में डाउट ना रहे, उत जमा डायन, डयन, सॉरी। ठीक है, उत में जो है त है, इसमें क्या है ड है, तो दोनों ही व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो व्यंजन तो बिल्कुल सिंपल है, व्यंजन होंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद है विसर्ग, तो ये तो और भी इजी है। वैसे तो इनके बहुत सब पार्ट्स होते हैं लेकिन आपको जितने याद रखना है उतने रखना है। ठीक है, विसर्ग का मतलब है दो बिंदियां, जहां पे भी जी संधि में भी जो दो बिंदियां लगा रखी होगी और पूछा होगा कि कौन सी संधि, और ऑप्शन में विसर्ग संधि है तो वो विसर्ग ही होगी। ठीक है, जैसे तप जमा वन, ऐसे लिखा है और पूछा है कि बताओ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि। तो विसर्ग लगी है, दो बिंदियां लगी हैं, तो कौन सी संधि है ये आपकी, ये आपकी है विसर्ग संधि। ठीक है, क्लियर है सभी को संधि वाला टॉपिक, संधि वाला टॉपिक क्लियर हुआ सभी को या नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा है कि जो आपकी स्वर संधि है वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में से जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। संधि वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जबकि मैंने आपको टाइम 7 बजे बता दिया था कि 7:30 पे आपकी क्लास होगी। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। इसमें जस्ट मैं बेसिक टाइप ही आपको बताऊंगी, बहुत डिटेल में हमें नहीं करना है ये। वैसे तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं, अरबी के होते हैं, संस्कृत के होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो है सिर्फ आपको एटलीस्ट इतना समझ आना चाहिए कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है और उपसर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर इतना भी आपको समझ आ जाएगा तो आप जो है अपने आइडिया से जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। और इसके बाद क्या बचा है हमारा, समास तो हमने कर लिया है। ठीक है, कल शाम को हमने कर लिया था समास। फिर एक टॉपिक बचा, कौन सा, अलंकार बचा है शायद। ठीक है, फिर अलंकार देखेंगे, पहले उपसर्ग और प्रत्यय देख लेते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का मतलब है, पहले तो ये कि उपसर्ग बनता कैसे है। ठीक है, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से बनता है, जिसमें दो शब्द होते हैं। पहला शब्द जो है, पहला शब्द जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उप, और दूसरा शब्द जो होता है उसको कहते हैं सर्ग। ठीक है, पहला शब्द जो होता है उसको हम कहते हैं उप और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सर्ग।
उप का मतलब होता है समीप, मतलब नियर, ठीक है। और सरक का मतलब होता है सर्जना, ठीक है। अब उपसर्ग को बनाने के लिए जो है हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो मूल शब्द और दूसरा शब्द बनता है जो, ठीक है। तो उपसर्ग के लिए क्या है, जैसे मान लो आपके पास शब्द है अतिरिक्त, ठीक है। तो अब अतिरिक्त कैसे बना है, उपसर्ग प्लस मूल शब्द को मिला करके। मूल शब्द जो है वो है रिक्त आपका, और उपसर्ग क्या है, अति। मतलब जो भी आपके इसमें जैसे नीडर है, तो नीडर में जो भी आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जैसे नी है, तो नी क्या है आपका, उपसर्ग है, ठीक है। नी जो है वो क्या है, उपसर्ग है। और डर जो है वो आपका मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है आपका, डर। और इससे शब्द बना दोनों को मिला करके निडर। जैसे प्रतिदिन, तो ये दो शब्दों को मिला करके बना है, ठीक है। प्रति जो है वो है उपसर्ग आपका, और दिन जो है वो है मूल शब्द, तो दोनों को मिला करके बन गया शब्द। क्लियर है कि क्या होते हैं उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, क्लियर हुआ। इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे अति हो गया, अब, नी, अति, प्रति, निर, ठीक है। दुस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कोई संस्कृत के हो सकते हैं, ठीक है। अभी, बी, परा, ठीक है। इस टाइप में कुछ भी आपके हो सकते हैं। सॉरी, हिंदी में कु हो सकता है, दू हो सकता है, क हो सकता है, भर हो सकता है, बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो आपने देखना है, जैसे मान लो कुचैला लिखा है, कुचैला लिखा है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है, कु है, ठीक है। कु जो है वो उपसर्ग है आपका। क्लियर है सभी को उपसर्ग। तो अब देखते हैं प्रत्यय जो है वो क्या होते हैं। प्रत्यय होते हैं आपके, इसकी भी उत्पत्ति जो है दो शब्दों के मेल से ही होती है। इसमें पहला शब्द होता है और दूसरा अलग होता है, ठीक है। पहला होता है प्रति और दूसरा होता है अय, ठीक है। प्रति का मीनिंग होता है साथ, अय का मीनिंग होता है चलने वाला। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या होता है, इसमें मूल शब्द पहले दे रखा होता है और प्रत्यय बाद में दे रखा होता है, ठीक है। वहां पे क्या था, उपसर्ग पहले था, मूल शब्द बाद में था। यहाँ पे मूल शब्द जो है पहले है और प्रत्यय जो है बाद में, फिर आपका शब्द बनता है। जैसे कि मान लो चढ़ाई है, ठीक है। चढ़ाई जो है आपका शब्द है, इसमें जो है चढ़ जो है वो मूल शब्द है, और ई जो है यानी कि आई जो है वो क्या है, वो आपका प्रत्यय है, ठीक है। हाँ, बाद भी हो सकता है, ठीक है शिल्पा, सॉरी धन्यवान भी हो सकता है, जिसमें बान जो है वो आपका प्रत्यय होगा, मतलब ये पिछले वाला होता है, ठीक है। जैसे दिखावट, दिखावट में जो बट है वो आपका प्रत्यय है, और जो दिखा है ये क्या है, मूल शब्द है। तो क्लियर हुए प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। अगर एटलीस्ट आपको ये भी पता होगा कि प्रत्यय शब्द होते क्या, तब भी आप एक नंबर का क्वेश्चन कर आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक है नेक्स्ट हमारा अलंकार। अलंकार में से आता नहीं है पेपर में, अलंकार में कुछ है नहीं ज्यादा। अच्छा, तो अलंकार दो टाइप के होते हैं, मुझे लगता है ये अलंकार आपको आ सकता है, अगर आ भी गया तो एक नंबर का। टाइम क्या हुआ है अभी, अगली क्लास का भी देखना है ना टाइम, रुको 8 बज रहे हैं अभी तो है टाइम, चलो मैं आपको नया लिंक देती हूँ, ठीक है।
नया लिंक देती हूँ, 5 ही मिनट बचे हैं इसमें, तो इसमें कंप्लीट नहीं होगा फिर टॉपिक।